अगर जयशंकर जी कहे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं अभी अभी बैठ जाऊंगा। The word पिटाई should not be used for Arjavan, sir. मैं समझता हूं कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाएगा। हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं, पर उससे हम पूरे सदन की गरिमा ना गिराए। वो अपनी गरिमा गिराने के लिए उनको जो करना है करे। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में ऑनरेबल मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते। तो ये थी आज की हाइलाइट्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं संसद में आज पठान पर चल रहा विवाद लोकसभा पहुंच ही गया। जवान के लिए पिटाई शब्द पर क्यों भड़क गए एस जयशंकर, चीन के मुद्दे पर खड़गे और पीयूष गोयल आमने सामने क्यों आ गए, और समुद्री चोरी रोकने के लिए आज कौन सा बिल पास हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन इन्हीं सवालों और इनके जवाबों के इर्द गिर्द ये दिन घूमता रहा। तो चलिए पहले बात लोकसभा की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रश्नकाल के साथ, जिसमें सबसे पहले पूर्वोत्तर के विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। सरकार की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के सवालों पर जवाब दिया पूर्वोत्तर विकास मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने। अभी पहला एयरपोर्ट से 9 एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट का विकास के बारे में लिप सिंपैथी बता रहे। लिप सिंपैथी नहीं है, हम प्रैक्टिकली डेवलपमेंट करके आज हम संसद के सामने बता रहे। 9 एयरपोर्ट्स आजाद के बाद आपका सरकार जब 14 तक थे 9 एयरपोर्ट्स थे। 8 साल मोदी जी आने के बाद 16 एयरपोर्ट्स आया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि केबल ऑपरेटर्स है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, टेक्निकल, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में भी नए नए अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान को मिल रही हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है? 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डायबिटीज, कैंसर के बारे में भारत सरकार खोले हैं। जी क्वेश्चन नंबर अभी अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ आई का भी टेक्नोलॉजी है। असम में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। असम में भी IIT गुवाहाटी में है, नीट सिलचर में है, IIT गुवाहाटी में है। वैसा नॉर्थ ईस्ट में हायर एजुकेशन के बारे में भी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हम विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अभी पहली बार नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार प्रयास करे। आपके राज्य में जो बच्चे बंदूक पकड़ते थे, आपके राज्य में जो कर्फ्यू होता था, आपके राज्य में लैंड ऑर्डर का समस्या होता था, वही बच्चे आज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान के हाथ में कंप्यूटर्स दे रहे। नॉर्थ ईस्ट नौजवान के हाथ में विकास के रास्ते पर भारत सरकार, मोदी सरकार ले जा रहे। कोई कंपैरिजन नहीं है आपका सरकार का, हमारे सरकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने सरकार से बट्टा खाते में डाली गई रकम का हिसाब मांगा। बट्टा खाता वसूल न होने वाले कर्ज का खाता होता है। कितने लोगों पर लगभग 10,09,500 करोड़ जो बट्टे खाते में डाला गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आकलन हम लोग करें तो देश के लगभग छोटे छोटे 15 राज्यों से अधिक बड़ा बजट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उसकी तुलना में सरकार वसूली नहीं कर पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों पर कार्रवाई चल रहा है, कितने लोग जेल हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि कितने लोग भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के जो कार्रवाई 45D के अंतर्गत जो कार्रवाई नहीं कर पाया है, वो क्या कितने लोग देश छोड़कर भाग गए? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं डिटेल्स ऑफ जो टॉप 20 विलफुल डिफॉल्टर्स है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक,
इसका टेबल मेरे साथ है और वो टेबल पे रखता हूँ। ओके। मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। प्रश्नकाल के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को रद्द करना है। Sir, with your permission, I move for leave to introduce a bill to repeal certain enactment and to amend an enactment. इसके बाद बारी आई शून्यकाल की। शून्यकाल में लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे उठाए गए। इस दौरान बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने बिना नाम लिए पठान फिल्म पर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का यहाँ मौका दिया। सर, कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री उस फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया, हमारा हौसला जो है वो बढ़ गया। लेकिन इस देश में देखने में आया है पिछले दिनों कि रंग को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं और रंग के नाम पर जो है फिल्मों को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। मैं सभापति महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो है फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए आपने बना रखा है? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिल्मों को बैन करने का काम जो है नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और देखिए साहब, आप तो मैं कहता हूं उन लोगों को जो इसकी बैन करते, कई इस सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया और शायद इसी हुनर को देखते हुए वो आज इस सदन के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाएगा, या इस्लाम इतना कोई कमजोर धर्म नहीं है कि कोई फिल्म में एक सीन से कोई धर्म का जो है खतरे में आ जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आप ये डायरेक्शन दे कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होती है उस फिल्म के बारे में इस तरीके की धमकियां। इसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर में बेगुनाह लोगों की हत्या का मामला उठाते हुए अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का जिक्र किया। सर, बात यह है कि सर हम सब चिंता भी कर रहे हैं सर, ये बड़ी चिंता की विषय भी है सर। जम्मू कश्मीर घाटी में सर ये बेगुनाह लोगों की जान जाने की सिलसिला रुकने की थाम नहीं लेते हैं सर। सर, कभी आतंकवाद की गोली से, कभी फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान जाना बंद नहीं हो रहे हैं सर। ये सदन के अंदर बड़े सीने तान के कहे गए थे कि 370 धारा हट जाने की बाद कश्मीर की बात छोड़ ही दीजिए, ये पीओ के कब्जे में लाएंगे, अक्साई चीन कब्जे में लाएंगे। लेकिन आज हालत ये हो गया कि सर जम्मू कश्मीर से पंडितों भाग रहे हैं, पंडितों को खत्म करने के लिए सूची बनाई जा रहे हैं आतंकवादी की तरफ से, और वो सूची सर सरकारी दफ्तर से निकाले भी जा रहे हैं। तो इस हालत में देख सर हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की जो मसला है सर, इस मुद्दे को लेकर सदन में एक विस्तार से चर्चा हो। और सर इस तरीके की फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान गई, आज पेपर में निकाली है कमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनिल राजौरी में सर। तो इस विषय को लेकर सर सरकार एक बयान तो कम से कम दे सर, सरकार को एक बयान देना जरूरी है सर। शून्यकाल के बाद लोकसभा में बहुप्रतीक्षित द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 या हिंदी में कहें तो समुद्री जलदस्युता रोधी बिल पास हुआ। ये बिल भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। फिलहाल भारत में गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के मामलों के लिए कोई कानून नहीं है। बिल पास हो जाने के बाद समुद्र में भारतीय अधिकारी समुद्र तट से 200 मील दूर डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। इसमें 10 साल की कैद का प्रावधान है। वहीं संगठित अपराध पर सजा की अवधि 14 साल तक होगी। कुछ मामलों में
मृत्युदंड का प्रावधान भी है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट को करना है। बिल पर सदन के सदस्यों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर भी जवाब दिया और जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। एक तरीके से राहुल गांधी के वाले बयान पर निशाना साधा। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend our borders? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. इसके बाद सदन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। इस बिल का उद्देश्य कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति सूची को संशोधित करना है। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और सबसे पहला सभा पटल पर पत्र रखे गए। इसके बाद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को संबोधित किया, जिसमें सभापति ने कहा कि कैसे 13, 14 और 15 दिसंबर को सदन का बहुमूल्य 100 मिनट से ज्यादा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जावेद अली ने रूल बुक खोल ली। One second, no cross talks, please. No cross talks. Go ahead. नियम संख्या 39 के तहत हम प्रश्नों की सूचना देते हैं और नियम संख्या 47 में प्रश्नों की ग्राह्यता की बहुत सारी शर्तें लिखी हुई हैं, 22 शर्तें। Raise your point of order. वही कर रहा हूं सर, नियम बता रहा हूं अभी तो। Articulate the point of order. You can expect the members to know the rules. Go ahead. पिछले सत्र के अंदर मेरे 10 प्रश्न जिनकी मैंने सूचना दी थी हटा दिए गए। आज तक मुझे, और इस सत्र में, सर बात तो सुन लीजिए सर, इस सत्र में मेरे 3 प्रश्न हटा दिए गए और अभी तक उनकी सूचना भी नहीं दी गई है कि किन कारणों से हटाए गए, जबकि मेरे प्रश्न 22 की 22 शर्तें पूरी करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, टेक योर सीट। सर आपके नाम में होता है, प्रश्नों का हटाना और ग्रहण करना आपके नाम में होता है, लेकिन करते अधिकारी हैं। Don't convert it into a classroom that I ask you to sit down. Please. Your point has been noted. जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ी तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर रूल बुक के साथ चीन का मुद्दा उठाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी खड़गे का जमकर विरोध किया। अरे this is referred in UK. This is referred in UK debate. The Parliament of UK has got powers. Why should you jump every time? Convert man into Why should you jump every time? man. But rest powers are there. Therefore, we are requesting, आपको रेसिड्यूरी पावर्स है, इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज नो आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज नाउ ऑन। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, यू सस्पेंड द रूल्स, अलाउ द डिस्कशन। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। One second.
प्लीज सर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम सभी माननीय सदस्यों के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मैं आपके माध्यम से सर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूं कि एक पद की गरिमा जरूर होती है, लेकिन पद की गरिमा स्वयं ही अगर व्यक्ति उसको गिराने में लगा रहे और उससे हम पूरे सदन की गरिमा ना गिराएं, वो अपनी गरिमा गिराने के लिए उनको जो करना है करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ये बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, चाइना कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन of 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में ऑनरेबल मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूं कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। बयानबाजी के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर नियम 267 पढ़ा, लेकिन विपक्ष हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गया। हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए इसे लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्टों का एजेंडा बता डाला। बात विवाह की थी तो सभापति ने लगे हाथ राघव चड्ढा को भी याद कर लिया। सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल फीमेल, उसके बीच का संबंध। यह सदियों पुराना हमारे जो रीति रिवाज रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार है। The honorable member is talking about marriage. You need to be more careful. और सामाजिक मूल्यों का हिस्सा है। हिंदू धर्म में भी विवाह को डिवाइन ओरिजिन के रूप में माना गया है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इसी रूप में आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एक्सेप्टेड इन एनी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ और एनी कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉज। सेम सेक्स मैरिज वुड कॉज कंप्लीट हैवॉक विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज इन द कंट्री। परिवार, बच्चे और बच्चों का पालन पोषण भी इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं तो एडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, वाइफ राइट टू स्टे इन मैरिटल होम, इन सारे चीजों का जो संबंध है वो विवाह संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उपसभापति महोदय, और इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दो जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू कराना चाहते हैं और इसलिए मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूं। शून्यकाल के बाद शुरू हुआ प्रश्नकाल। इस दौरान एयर फ्लाइट्स के किराए और अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट्स के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सवालों का जवाब दिया नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। माननीय इमरान प्रतापगढ़। सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। इन दिनों प्लीज सवाल समझ लें, हर चीज पे टोका टिप्पणी करना सर नहीं, प्लीज आप उनको भी मना करिए। सत्ता मैं सबको मना कर रहा हूं। मेरा अनुरोध यह है सर, और प्रश्न मेरा यह है कि इन दिनों जब भी थोड़ा सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर कर सके? सर, मैं सांसद महोदय को सूचित करना चाहूंगा आपके द्वारा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस्ड हो गए हैं। ये मिक्सअप कर रहे हैं उड़ान योजना और साधारण टिकटों के आधार पर। उड़ान योजना के तहत
वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं ताकि उस रूट को हम लोग वायबल कर पाए, और उसी के आधार पर 1 करोड़ 10 लाख लोग इस देश में हवाई सफर कर पाए हैं सर, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो जहां तवज्जो दिया जाना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय को, तवज्जो देनी चाहिए उनको। जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े हैं, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि हमारे सेक्टर में प्राथमिकता से 2 फैक्टर होती हैं। एक सीजनैलिटी की फैक्टर होती है, एक लीन सीजन होता है जहां टिकट के दाम कम होते हैं, एक हाई सीजन होता है जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, ये विश्व स्तर पे ये स्थिति होती है, और आज हम लोग वो हाई सीजन में चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक डेजिग्नेटेड बकेट्स होते हैं टिकट के। तो अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अगर एडवांस में हम लोग बुकिंग करेंगे तो आपको लोएस्ट फेयर से भी कम मिलेगा डिस्काउंट पे, 2000-3000 पे। पर अगर आखिरी दिन पे हम लोग टिकट बुक करेंगे तो वो फेयर जरूर बढ़ जाते हैं। और तीसरा मुद्दा जो आपके समक्ष मैंने सर रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो 53,000 रुपए प्रति किलो लीटर था प्री कोविड, वो अब 1,17,000 रुपए प्रति लीटर हो चुका है वर्तमान के समय में, जो 50% हम लोगों की इनपुट कॉस्ट एयरलाइंस की होती है। थैंक यू। प्रश्नकाल के बाद सदन में वित्त मामलों से जुड़े विनियोग नंबर 4 और 5 बिल 2022 पेश किया गया। विनियोग बिल केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि से धनराशि की निकासी का अधिकार देता है। बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2 चीजें में से एक अवश्य दर्शाता है। पहली चीज, क्योंकि सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ी, तो पहली चीज यह है कि जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार को पैसा चाहिए था तो सरकार ने अपना जो वित्तीय बजट था उसे अंडर एस्टिमेट कर प्रेजेंट किया, ताकि वित्तीय घाटे को सुंदर करके उसका सौंदर्यकरण करके दिखाया जाए। अगर यह नहीं है तो दूसरी स्थिति अवश्य होगी कि सरकार ने अपना बजट पूरी तरीके से मिसमैनेज कर दिया। इन दोनों में से यदि कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी, उसी में सरकार को एडिशनल पैसे की, अतिरिक्त खर्चे की जरूरत पड़ रही। सर, अतिरिक्त पैसे के लिए सरकार इस सदन के सामने आई है, कोई बात नहीं सर, उस पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा 2 और विषयों पे होनी चाहिए। पहला विषय कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया, क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं। और दूसरा, आज से 2-3 महीने बाद यहां से 100 मीटर दूर नॉर्थ ब्लॉक में जहां आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट बन रहा है, आज ये बहस मैं चाहूंगा आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट की भी नींव रखे। और इस बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी उठा दिया। अगर देश आगे बढ़ेगा जब राज्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की गई है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, और यहीं चिदम्बरम साहब बैठे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम इस देश में जो प्रारंभ हुई थी उसको सारे राज्यों को एक फोरम पर लाने का काम किया था। और अब कई राज्य सरकारें करें कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। सभापति महोदय, इस समय 5,76,000 करोड़ 5,76,000 करोड़ पर ईयर हमको केवल पेंशन के रूप में स्टेट और सेंटर को और भुगतान करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो उसका ओन टैक्स रेवेन्यू है उसका केवल पेंशन में कितना जाता है, 80%, यानी उसका जो अपना राजस्व उसका 80% वो केवल पेंशन पर उसका व्यय हो रहा है। बिहार का 60%, पंजाब का 34%, और अगर सैलरी और इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर डालना ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इट इज सिंफुल, अनप्रिंसिपल्ड, अनएथिकल टू क्रिएट लायबिलिटीज टू गवर्नमेंट इन फ्यूचर। आने वाली पीढ़ी के लिए हम बोझ छोड़कर जाएं, ये कदापि उचित नहीं होगा। तो ये थी आज की संसद की कार्यवाही। आगे जो होता है वो भी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे संसद में आज के अगले एपिसोड में। बाकी ये शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी अंशुल ने। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
ज़रूर बताएं। शुक्रिया।